जो भी व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू के जीवन और उनके चरित्र का अध्ययन कर लेता है उसे भारत चीन समस्या के बारे में अपने आप जानकारी हो जाती है। 1950 से लेकर आज तक चीन के साथ भारत की जो भी समस्या है उसकी जड़ में जवाहरलाल नेहरू ही है। भारत के किसी भी एक समस्या का किसी एक व्यक्ति के साथ कभी इतना जुड़ाव नहीं हो सकता है जितना नेहरू का चाइना की प्रॉब्लम से है। दरअसल शुरुआत से ही नेहरू ने चाइना पॉलिसी को भारत के हिसाब से नहीं बल्कि इसे आनंद भवन के हिसाब से यानी किसी पर्सनल पॉलिसी की तरह बनाया। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि नेहरू की चाइना पॉलिसी बनाने में उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित और उनके परम प्रिय मित्र वीके मेनन का बड़ा हाथ था। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू अपनी गोपनीय चाइना पॉलिसी के राज अपनी सबसे खासम खास और बेहद करीबी दोस्त लेडी माउंटबेटन को भी लीक कर देते थे। वैसे तो पीएम नेहरू ने ईश्वर और संविधान को साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद भी वो लेडी माउंटबेटन को भारत और चीन के रिश्तों से जुड़ी कई सीक्रेट बातें बता दिया करते थे। नेहरू के चमचे, गुलाम और भक्त मुझसे नाराज हों उसके पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये बात मैं नहीं बोल रहा। ये महान विचार व्यक्त किए हैं गांधी नेहरू परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता नटवर सिंह ने। आपको मेरी बात पर शक ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त मेरे हाथ में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की लिखी आत्मकथा है जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू ने 1954 में अपने महत्वपूर्ण चीन यात्रा के राज चीन से लौटते ही लेडी माउंटबेटन को बता दिए थे। इस किताब के पेज नंबर 100 पर नटवर सिंह लिखते हैं कि चीन से लौटने के बाद पंडित नेहरू कोलकाता में ठहरे। उन्होंने यहां से पहला खत एडविना माउंटबेटन को लिखा और उनके साथ अपने चीन के अनुभव बांटे। यदि कड़े शब्दों में कहा जाए तो चीनी नेताओं से हुई बातचीत को एडविना के साथ बांटना पीएम नेहरू के द्वारा ली गई गोपनीयता की शपथ के विरुद्ध था। निसंदेह तब तो उस पत्र के बारे में कोई नहीं जानता था और यह तभी दुनिया के सामने आया जब नेहरू के लेखन को सर्वपल्ली गोपाल ने प्रकाशित किया। तो सुना आपने, भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह कह रहे हैं कि नेहरू ने चीनी नेताओं के साथ हुई अपनी मुलाकात के राज लेडी माउंटबेटन को बताकर इस देश के साथ ली गई गोपनीयता की शपथ को तोड़ा था। दरअसल 2 नवंबर 1954 को जो पत्र उन्होंने लेडी माउंटबेटन को लिखा था उसमें उन्होंने चीन को लेकर अपनी पूरी सोच को सामने रख दिया था। इस लंबे पत्र में उन्होंने अपनी चीन यात्रा का पूरा वर्णन लेडी माउंटबेटन से किया था। वो कहाँ गए, किससे मिले, उन्हें क्या अच्छा लगा, उन्हें क्या बुरा लगा, सब कुछ उन्होंने इस लेटर में लिख दिया था। लेडी माउंटबेटन को इंप्रेस करने के लिए वो इस पत्र में बार बार इस बात का भी दिखावा करते हैं कि चीन में लाखों लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। खैर यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन नेहरू ने इस पत्र में चीनी नेताओं से मुलाकात का जिक्र करते हुए उनके बारे में अपनी सोच का इजहार भी कर दिया। इस पत्र को पढ़कर कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि 1954 की इस यात्रा के बाद नेहरू को चीन से उतना ही प्यार हो गया था जितना उन्हें भारत से था। और तो और चीन के लोग उन्हें कई मायनों में भारत के लोगों से बेहतर लगने लगे थे, क्योंकि चीनियों के अंदर चाचा नेहरू को धर्मनिरपेक्षता नजर आई थी। नेहरू के भक्तों को ये मैं बताना चाहता हूं कि ये सब मेरे विचार नहीं हैं, बल्कि विचार है वामपंथी इतिहासकार रामचंद्र गुहा के, जो नेहरू को एक तरह से देवता मानते हैं। रामचंद्र गुहा ने अपनी इस किताब में बताया है कि चीन से लौटने के बाद 3 नवंबर 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने कोलकाता में एक विशाल रैली को संबोधित किया। गुहा अपनी इस किताब के पेज नंबर 214 पर लिखते हैं, करीब 10 लाख लोग नेहरू को सुनने के लिए आए। नेहरू ने सभा में कहा कि चीन के लोग युद्ध नहीं चाहते, वो अपने देश को एकता के सूत्र में बांधने और गरीबों से मुक्ति पाने में व्यस्त हैं। नेहरू ने लोगों को बताया कि चीन के लोगों के अंदर धार्मिक मतभेद नहीं है, जबकि ऐसे मतभेद हमारे हिंदुस्तान की तरक्की में बाधा बन रहे थे। तो सोचिए नेहरू को चीन के लोग कितने अच्छे, कितने शांति प्रिय, कितने धर्मनिरपेक्ष लग रहे थे। ये वही सेक्युलर चीनी हैं जिनके हाथ उइगर मुसलमानों और बौद्ध भिक्षुओं के खून से सने हैं। देश के अंदर जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले लोगों को चाचा नेहरू के इन महान विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। खैर हम वापस आते हैं लेडी माउंटबेटन पर। नेहरू अगर अपने किसी गैर राजनीतिक मित्र के साथ चीन के नेताओं के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करते तब भी ठीक था, लेकिन लेडी माउंटबेटन गैर राजनीतिक नहीं थी। वो भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी और इन दोनों मियां बीवी ने भारत के बंटवारे में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेडी माउंटबेटन कितनी चालाक थी इसका जिक्र जाने माने लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में किया है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में लिखा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नेताओं के साथ बातचीत में अपनी पत्नी
एडवीना की मदद लेते थे। कई बार ऐसी बात जो वो खुद नेहरू से नहीं कह सकते थे, उस बात को नेहरू तक पहुंचाने के लिए वो कई बार एडवीना का सहारा लेते थे। इतना ही नहीं, एडवीना माउंटबेटन के बारे में सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो कट्टर वामपंथी विचारों की समर्थक थी। ब्रिटेन में कई बार उन पर प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने के आरोप लग चुके थे। मशहूर ब्रिटिश लेखक रिचर्ड हॉक की किताब एडवीना द काउंटेस माउंटबेटन ऑफ बर्मा में उन्हें कट्टर सोवियत संघ का समर्थक बताया गया है। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले यह भी दावा किया गया कि लेडी माउंटबेटन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए जासूसी का काम करती थी। लेडी माउंटबेटन के बारे में मेरी ये बातें नेहरू के भक्तों को बुरी न लगें, लिहाजा मैंने कुछ ऐसे कागज दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाएंगे। इस वक्त मेरे हाथ में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के टॉप सीक्रेट फाइल के कुछ पन्ने हैं। इस सीक्रेट फाइल को तैयार किया गया था 5 मई 1951 को और इसे पूरे 50 साल तक गुप्त रखने के बाद 2001 में रिलीज किया गया। ये फाइल CIA की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, इसे कोई भी आसानी से देख सकता है। इस फाइल में 8वें नंबर की रिपोर्ट का टॉपिक है कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिकी विरोधियों के प्रभाव में हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत में अमेरिका के राजदूत हेंडरसन ने जानकारी दी है कि नेहरू पिछले कुछ दिनों से लेडी माउंटबेटन और VK मेनन के प्रभाव में हैं। भारत के जिम्मेदार अधिकारियों ने राजदूत हेंडरसन को बताया है कि मेनन ने नेहरू को कहा है कि वो अमेरिका की किसी भी तरह से मदद ना लें, और साथ में ये चर्चा भी आम है कि नेहरू पर लेडी माउंटबेटन के अमेरिकी विरोध का प्रभाव है। इस रिपोर्ट में जो आगे लिखा है वो और भी चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में लिखा है कि एक प्रभावशाली भारतीय जिसने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन और मेनन के साथ डिनर किया है, उसने राजदूत हेंडरसन को बताया है कि ये तीनों डिनर के दौरान भी अमेरिका विरोधी बातें करते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंदाजा काफी हद तक सही था। नेहरू की सोच पर लेडी माउंटबेटन का जबरदस्त प्रभाव था। अब नेहरू के अंधभक्त ये कह सकते हैं कि आखिर हम एक विदेशी खुफिया एजेंसी पर क्यों भरोसा करें। मैं आपकी देशभक्ति का पूरा सम्मान करता हूं, इसलिए अब इस विषय पर नेहरू के सबसे करीबी दोस्त और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या सोचते थे वो मैं आपको बताता हूं। मौलाना आज़ाद ने एक मशहूर किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। किताब के पेज नंबर 177 पर वो अपने परम प्रिय मित्र जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या लिखते हैं वो आप सुनिए। मैं हमेशा सोचता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल को कैसे जीत लिया। जवाहर सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो जोशीले भी हैं और जल्द ही लोगों के निजी प्रभाव में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जवाहर के अंदर जो परिवर्तन आया है उसके लिए लेडी माउंटबेटन जिम्मेदार हैं। उनके व्यक्तित्व ने जवाहर को प्रभावित किया है। वो अधिक चतुर तो नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही आकर्षक और मित्रतापूर्ण है। वो अपने पति माउंटबेटन की हमेशा तारीफ करती थी और उनके विचारों को उन लोगों को समझाती थी जो पहले उनके पति से सहमत नहीं होते थे। यानी इशारों ही इशारों में मौलाना आज़ाद ने 2 बातें कही। पहली ये कि लेडी माउंटबेटन एक घाघ और राजनीतिक महिला थी, और दूसरी ये कि नेहरू लेडी माउंटबेटन के जबरदस्त प्रभाव में थे। लेकिन मौलाना आज़ाद यही नहीं रुकते हैं। वो लिखते हैं कि नेहरू को अपनी तारीफ करने वाले चाटुकार लोग बड़े पसंद हैं, और आज़ाद VK मेनन को ऐसा ही एक चाटुकार मानते हैं। वो मेनन का चरित्र चित्रण करते हुए अपनी इस किताब में लिखते हैं कि जवाहर के अंदर कृष्णा मेनन की वजह से भी परिवर्तन आया है। जवाहर को लगता है कि मेनन उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वैसे तो हम सभी अपने प्रशंसकों को पसंद करते हैं, लेकिन जवाहरलाल अन्य लोगों की तुलना में अपने प्रशंसकों को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। मौलाना आज़ाद आगे लिखते हैं कि मेनन जवाहरलाल के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में सोवियत संघ के राजदूत से भी मिल रहे थे। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो मेनन ने लंदन में भारत का प्रचार करने के लिए कांग्रेस से पैसे मांगे। जवाहरलाल उनसे प्रभावित थे, इसलिए उनके कहने पर मैंने मेनन को पार्टी फंड से कुछ राशि दे दी। लेकिन गांधी जी और सरदार पटेल ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए मुझे साफ साफ कहा कि भविष्य में मेनन को पैसा ना दिया जाए। मुझे लोगों से पता चला कि मेनन का चरित्र बुराई के ही लायक था। बाद में जो हुआ उससे सिद्ध हो गया कि गांधी जी और पटेल को मेनन पर जो शक था वो सही था। मेनन को इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए। लोग कृष्णा मेनन को बेईमान मानते थे। दरअसल राजीव गांधी फाउंडेशन और कांग्रेस पर गलत फंड को लेकर जो आज आरोप लग रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र के रक्षक और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले चाचा नेहरू के जमाने से कांग्रेस में ये सब चला आ रहा है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि चीन के मसले पर इस देश की विदेश नीति किन लोगों की सलाह पर बनाई जा रही थी। चलिए वापस आते हैं लेडी माउंटबेटन पर।
नेहरू की ये करीबी दोस्त कम्युनिस्टों की कितनी बड़ी समर्थक थी, इसकी एक और मिसाल मिलती है इनके पत्रों से। दरअसल आजादी के बाद सरदार पटेल ने सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करने के आरोप में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था और हजारों वामपंथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, हर वामपंथी विचारक आपको यह जरूर बताता होगा कि सरदार पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वो कभी ये नहीं बताएगा कि इस देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में सरदार पटेल ने कम्युनिस्ट पार्टी पर भी बैन लगाया था। खैर 1949 में देश के इन गद्दार कम्युनिस्टों को रिहा करने के लिए लेडी माउंटबेटन ने नेहरू को त्रिया चरित्र दिखाया और गुस्से से भरा एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि सांप्रदायिक दलों के नेताओं को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन बाकी दल के लोगों को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, लेडी माउंटबेटन का इशारा आरएसएस की ओर था। उस दौर में संघ पर भी बैन हटा दिया गया था और उसके सभी कार्यकर्ताओं को भी रिहा किया जा चुका था। लेडी माउंटबेटन के पूरे चरित्र को समझने के बाद ये लगता है कि नेहरू ने अपनी चाइना पॉलिसी के राज इस औरत को बताकर कितनी बड़ी भूल की थी। आबादी के लिहाज से भारत और चीन दुनिया के दो सबसे बड़े देश थे, लिहाजा उस दौर में दोनों के संबंधों पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ समेत दुनिया के सारे बड़े देशों की नजर लगी हुई थी। कम्युनिस्ट भाईचारे के नाम पर सोवियत संघ उस वक्त चीन के साथ खड़ा था। 62 के युद्ध में सोवियत संघ ने कहा भी था कि भारत हमारा दोस्त होगा, लेकिन चीन हमारा भाई है। सोचिए, अगर लेडी माउंटबेटन के सोवियत संघ से खुफिया रिश्ते थे तो नेहरू ने जो खत उन्हें लिखा था वो खत देश की सुरक्षा और भविष्य के लिहाज से कितना खतरनाक हो सकता था। नेहरू और लेडी माउंटबेटन के इन सीक्रेट स्पेशल लेटर्स पर नेहरू का कोई अंधभक्त सवाल उठाए उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये सारे खत सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में छपे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू हजारों हजार पन्नों की किताबों का संकलन है, जिसके ढेर सारे भाग हैं। इसमें नेहरू के जीवन से जुड़े हर पत्र, कागज और फाइल को शामिल किया गया है। इस संकलन को इंदिरा गांधी की देखरेख में तैयार किया गया था सर्वपल्ली गोपाल ने, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन के पुत्र हैं। आपको यह भी बता दूं कि नेहरू और राधा कृष्णन अभिन्न मित्र थे, लिहाजा उम्मीद है कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की विश्वसनीयता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। मैं नेहरू के चमचों, भक्तों और गुलामों को यह बताना चाहता हूं कि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आज़ाद, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, वामपंथी इतिहासकार रामचंद्र गुहा, ब्रिटिश लेखक रिचर्ड हॉक, फ्रेंच लेखक डोमिनिक लॉपेयर और अमेरिकी लेखक लैरी कॉलिंस की किताबों की मदद ली है। और जाहिर है इनमें से किसी का भी आरएसएस और बीजेपी के साथ संबंध नहीं है। मैं जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि नेहरू के व्यक्तिगत जीवन में मेरी रत्ती भर भी रुचि नहीं है और उनके चरित्र पर कीचड़ उछालना भी मेरा मकसद नहीं है, लेकिन नेहरू के किसी बेहद पर्सनल रिलेशन की वजह से देश के हित प्रभावित हुए थे और वो अभी तक प्रभावित हो रहे हैं, तो यह हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो संविधान के दायरे में रहते हुए नेहरू पर सवाल उठाए, और ये सवाल उसे उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो अपने इतिहास की गलतियों को भूल जाते हैं वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।